हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक हरियाणा लाइनमैन से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये पेपर आपका इवनिंग टाइम का है। आपके इसमें कई शिफ्ट में पेपर हुए हैं, तो एक शिफ्ट इसमें इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। और स्टार्ट करते हैं इस पेपर का पहला क्वेश्चन। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सॉल्व करेंगे। और जिस क्वेश्चन के बारे में आपको पता हो आप बताएं, और डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा है कि which of the following will develop the maximum power by a DC motor। maximum power by a DC motor। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मोटर द्वारा अधिकतम शक्ति उत्पन्न करेगा। कौन सा एक डीसी मोटर द्वारा अधिकतम शक्ति उत्पन्न करेगा जब पार्श्व ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टेज से दोगुना होगा, जब ये पार्श्व ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टेज के बराबर है, जब पार्श्व ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टेज का आधा है, और जब पार्श्व ईएमएफ शून्य है। तो देखिए, डीसी मोटर की जो मैक्सिमम पावर डेवलप होगी वो आपकी जब पार्श्व यानी शंट में जब ईएमएफ प्रयुक्त विद्युत वाहक बल वोल्टेज का क्या होगा, प्रयुक्त वोल्टेज का आधा होगा। ठीक है, तो उस टाइम मैक्सिमम पावर डेवलप होगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा डीसी मोटर में पार्श्व ईएमएफ और धारा के बीच संबंध को परिभाषित करता है। यहां पर दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन द बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ को व्यक्त करते हैं ईबी से, वही यहां पर दिया है कि पार्श्व ईएमएफ ईबी। ठीक है, एंड करंट इन ए डीसी मोटर। तो बैक ईएमएफ जो है यह आपका आर्मेचर में वाइंडिंग जो होता है, जैसे आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है इसमें आर्मेचर का रेजिस्टेंस, और इसमें क्या होता है आपका बैक ईएमएफ। इसको पिछड़ा ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, पिछड़ा ईएमएफ जो अभी पार्श्व ईएमएफ अभी पहले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं। तो बैक ईएमएफ कब परिवार आपके बीच संबंध रखता है, तो जब पार्श्व ईएमएफ में ह्रास होता है तो धारा में समृद्धि होती है। क्या होता है, व्हेन बैक ईएमएफ डिक्रीज करंट इज इंक्रीज। मतलब जब बैक ईएमएफ घटता है तो करंट क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स ट्रू फॉर डीसी मोटर। डीसी मोटर के लिए कौन सा संबंध सत्य है, कौन सा संबंध सत्य है। बैक ईएमएफ प्रोपोर्शनल मोटर स्पीड, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि जो ईबी होता है, ईबी बराबर जेड फाइव एन पी बटे में क्या होता है 60A। तो यहाँ पर एन जो है ये स्पीड है, तो ईबी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन के। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दिया है बैक ईएमएफ पार्श्व ईएमएफ किसके होगा, मोटर गति के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द बैक ईएमएफ ई, द शंट डीसी मोटर functioning with a terminal voltage of A and armature current I and armature resistance R। देखिए, इससे ये मान लीजिए ओल्ड पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है। आज आप मान लीजिए कि आपको याद रखना कि जैसे आर्मेचर करंट है तो आर्मेचर के लिए आई ए और आर्मेचर के प्रतिरोध के लिए आर ए से डिनोट करता है। ठीक है, आपका बैक ईएमएफ हो जाएगा आपका ईबी। ठीक, और ये आपका वोल्टेज हो गया टर्मिनल वोल्टेज। तो यहाँ पर क्या होता है कि E इज इक्वल टू वी माइनस आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू वी माइनस आई आर होता है जब आप मोटर में सप्लाई वोल्टेज देते हैं और इसके प्रतिरोध मतलब आर ए, और बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा आपका ईबी। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये आर माना है और ये बी
और ये V और I माना है। तो इसमें जब हम केवीएल लगाएंगे तो आप धारा की दिशा में चलेंगे, तो यहाँ पर धारा और प्रतिरोध आर ए, तो हो जाएगा माइनस आई ए, सॉरी इसमें हम आई ए आर ए मानेंगे ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपका दिया है आई और आर दिया है, तो उसी को लेकर के हम चलते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसका आई हो जाएगा और इसका हो जाएगा प्रतिरोध आर मान लेते हैं। तो यहाँ से आई अगर करंट चलेगा तो हो जाएगा माइनस आई और आर, और यहाँ पर बैक ईएमएफ, तो बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, प्लस ये निगेटिव की तरफ इस आर्मेचर के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ई, ठीक है, बैक ईएमएफ के लिए ई, और यहाँ पर आएंगे तो सामने आपका प्लस दिखेगा, बराबर क्या हो जाएगा ये वी, ठीक है। ई का मान निकालना है, तो आप ई का जब मान निकालेंगे तो ई को पक्षांतर करेंगे वी को, तो ये हो जाएगा ई प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी माइनस आई आर, क्या हो जाएगा ई इक्वल टू वी माइनस आई आर, ठीक है। तो यहाँ पर धारा की दिशा में हम चलते हैं तो माइनस करंट लिया जाता है, और धारा के विपरीत चलते हैं तो करंट क्या लिया जाता है, प्लस। धारा के विपरीत प्लस और धारा के दिशा में क्या लिया जाता है, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पूरा जीरो होता है, जो ये इक्वल टू लग गया यहाँ पर प्लस, और यहाँ से मान निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवीएल में सिग्मा आई आर इक्वल टू 0 के बराबर होता है, ठीक है। दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डिफाइन द फंक्शनिंग ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन के लिए यहाँ पर तुल्यकालिक मशीन पद्धति का किसको परिभाषित करता है, तो ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब मोटर है, मोटर के लिए हम लोग लिखते हैं 120 एफ बाई पी, ठीक है। और यही जब अल्टरनेटर से तुलना की जाती है, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो एफ ये गुणा हो जाता है, तो एफ का मान निकालते हैं तो एन एस गुणे पी अपान में क्या होता है 120, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन पी वही पी एन, या ये आपका आंसर सही होगा, एफ इक्वल टू पी एन अपान में 120, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन ड्यू टू एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। देखिए, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर तीन कंडीशन में मोटर चलता है, एक होता है अंडर एक्साइटेड, ठीक है, अंडर एक्साइटेड होता है, और दूसरा होता है ओवर एक्साइटेड, और तीसरा होता है आपका नॉर्मल एक्साइटेशन, ठीक है, नॉर्मल एक्साइटेशन। तो उस कंडीशन में जब ओवर एक्साइटेड होकर के सिंक्रोनस मोटर होता है तो क्या होता है, तो मशीन एक अग्र शक्ति कारक धारा को खींचती है, अग्र शक्ति कारक धारा को खींचती है, द मशीन ड्रॉ ए लीडिंग पावर फैक्टर करंट, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर। अगर वो अंडर एक्साइटेड होगा तो लैगिंग हो जाता है, और नॉर्मल होगा तो यूनिटी के समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द maximum power developed in the cylindrical synchronous machine is at a load angle of मैक्सिमम पावर डेवलप के लिए बेलनाकार तुल्यकालिक मशीन में विकसित अधिकतम शक्ति के भार के कोण पर होती है, तो 90 अंश के कोण पर मैक्सिमम होती है, ठीक है, मैक्सिमम होती है। तो तुल्यकालिक मशीन के लिए विकसित अधिकतम शक्ति किस पर होता है, मैक्सिमम 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। और वैसे जा के लिए साइन 90 का मान ही मैक्सिमम होता है, 90 पर ही 1 यानी मैक्सिमम मान प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका ये, इसके लिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी तार प्रणाली आवासीय भवन के वायरिंग में सबसे सुरक्षित तरीका सुंदर व प्रतीति सुनिश्चित करता है, तो भीतरी वाहक नली तार प्रणाली, ठीक है, भीतरी वाहक नली जो वायरिंग की जाती है वह सबसे बेहतर सुरक्षित मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following type of wire are also known by the brand name Romex। निम्नलिखित में से किस प्रकार के तारों को
रोमेक्स ब्रांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां पर दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के तारों को रोमेक्स ब्रांड के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर ऑप्शन दिया है तिपरती तार मतलब ट्रिपल एक्स वायर, फाइनल फीड वायर्स, सिंगल स्टैंडर्ड वायर। कुछ हिंदी बहुत ही अजीब होते हैं, ठीक है, हिंदी अजीब होते हैं, और ये होता है नॉन मेटेलिक शीथ वायर। तो उसके लिए रोमेक्स जो वायर होता है उसको हम, ये आपका एलएलसी द्वारा बनाए जाते हैं, एलएलसी द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जर्जिया के कैरोलोन के एलएलसी द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग गैर धात्विक विद्युतीय केबल के भी नाम से जानते हैं, अजातिक तार के नाम से। ठीक है, या इंग्लिश में आप नॉन मेटेलिक सिद्ध वायर के नाम से वायर भी कहा जाता है। तो इसलिए इसके ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा क्योंकि कुछ वर्ड आपको हिंदी में समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि एक तार संश्लेषी बहुलक से बने रोधन से लेबल किया हुआ उच्च उष्मारोधी और गैसोलीन प्रतिरोध के लिए नायलॉन विलेपन युक्त है। तो तारों पर क्या लेबल होगा, तारों पर क्या लेबल होगा, तारों पर क्या लेबल होगा। ठीक है, तो यहां पर बताना है कि तारों पर क्या लेबल होगा। तो यहां पर देखिए एन इंडिविजुअल वायर द लेबल्स आर द इंसुलेशन मेड ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर हाई heat resistance and has nylon coating of resistance to gasoline. What will be the level on the wire? तो यहाँ पर एक तार संश्लेषी बहुलक से बने रोधन से लेबल किया हुआ है उच्च उष्मारोधी और गैसोलीन प्रतिरोधक के लिए नायलॉन विलेपन युक्त है। तो तारों पर क्या लेबल होगा, तारों पर क्या लेबल होगा आपको बताना है। तो क्या लेबल होगा, XHHN, XHHN ये आपका लेबल होगा। ठीक है, एक केबल होता है, तो ये हो जाएगा आपका XHHN। ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, यहां पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिफाइन द इल्यूमिनेशन फ्लक्स ल्यूमेंस। ये आपका इल्यूमिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ल्यूमिनेस फ्लक्स की इकाई और ल्यूमेन को परिभाषित करता है। तो ल्यूमेंस कैंडेला शक्ति, कैंडल पावर एंड ठोस एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, स्टेरेडियन इसका यूनिट होता है। तो ल्यूमेंस इक्वल टू कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following option define the cosine law of illumination, cosine law of illumination। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रदीप्ति घनत्व के कोसाइन नियम को परिभाषित करता है, कौन सा नियम परिभाषित करता है। तो यहां पर E इक्वल टू 1 में डी स्क्वायर कॉस थीटा, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्यूमिनेशन के ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। द मीन ऑफ एवरेज ऑफ द कैंडल पावर इन ऑल
प्लान्स इज नोन एज, यहाँ पर सभी समतलों में कैंडल शक्ति के औसत को रूप में जाना जाता है। तो औसत गोलाकार कैंडल शक्ति के रूप में जाना जाता है MSCP, मेन स्फेरिकल कैंडल पावर, इसका फुल फॉर्म होता है मेन स्फेरिकल कैंडल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर ए पावर सिस्टम, निम्नलिखित में से किस प्रणाली की परिचालन लागत के रूप में माना जाता है ईंधन की लागत, किसके, फ्यूल यानी ईंधन के लागत के रूप में शक्ति प्रणाली सिस्टम जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा पर शुल्क उसकी अधिकतम मांग और ऊर्जा के खपत के अनुसार प्रभावित किया जाता है तथा इसे Z = A + BY के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, तो यूज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा पर शुल्क उसकी अधिकतम मांग और ऊर्जा की खपत के अनुसार प्रभावित किया जाता है तथा Z = A + BY के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है, यहां पर दिया है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। दोहर्टी रेट, स्ट्रेट मीटर रेट, फ्लैट डिमांड रेट और हॉपकिंसन डिमांड रेट। क्या होता है इसमें, हॉपकिंसन डिमांड रेट। ठीक है, हॉपकिंसन डिमांड रेट होता है, ये आपका हो जाएगा डिमांड मांग दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं डीजल इंजन ऊर्जा से संबंधित नहीं है, कौन सी विशेषताएं डीजल इंजन ऊर्जा से संबंधित नहीं है, तो स्पार्क इंजनिंग से ऊर्जा का उत्पादन, स्पार्किंग ये किस में होता है, आपका पेट्रोल इंजन में होता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर दिया है कि द टिपिकल वैल्यू ऑफ अल्फा, द करेंट गेन पैरामीटर इन द ट्रांजिस्टर विच द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू एमीटर करंट, कलेक्टर करंट यानी IC और एमीटर करंट यानी IE। ठीक है, तो इज एन रेंज एन किसके होता है, तो 0.95 से 0.99 तक होता है। यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा तीनों के लिए कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस और कॉमन एमीटर हो जाएगा, आपका कॉमन बेस हो जाएगा और कॉमन कलेक्टर हो जाएगा। इन तीनों से संबंधित आपका मान मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, यहां पर दिया है कि उपरोक्त छवि का वर्णन करती है नोड B बेस, C कलेक्टर और E एमीटर। ठीक है, ये आपका कलेक्टर संग्राहक और ये आपका बेस हो जाएगा, बेस, और ये हो गया आपका एमीटर। संबंधित करता है, ये देखिए, ये एरो अगर बाहर की तरफ होगा तो क्या हो जाएगा, NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, और जिसमें एरो अंदर की ओर है, अंदर की ओर, तो ये आपका हो जाएगा PNP ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका PNP ट्रांजिस्टर और ये सिंबल दिया कि इसका NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र प्रभावित ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में इनपुट और आउटपुट मात्रा में वर्गिक अवधि के कारण अरैखिक रूप से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में देखा जाए, देखिए,
इनपुट एंड आउटपुट क्वांटिटी इन द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आर नॉन लीनियरली, ठीक है, नॉन लीनियरली रिलेटेड ड्यू टू स्क्वायर्ड टर्म इन किसके रूप में जाना जाता है, तो शॉकले समीकरण से, शॉकले इक्वेशन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। और हेनरी किसका होता है, इंडक्टर का। वोल्ट किसका होता है, विभव, विद्युत वाहक बल। और ये वाट हो जाएगा आपका पावर का, शक्ति का, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई, सेम वही क्वेश्चन हिंदी में, विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम। नेक्स्ट, इन एम्पलीफायर इज ए स्लीव रेट इज द एक्सप्रेस, एम्पलीफायर जो होता है वो क्या कार्य करता है कि एम्पलीफायर आपके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का कार्य करता है। तो प्रवर्धन में संपूर्ण दर को के रूप में किससे व्यक्त किया जाता है, तो V इजकल टू म्यू एस से व्यक्त किया जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है कि द फॉरवर्ड बेस्ड कंडीशन इन ए डायोड, यहाँ पर फॉरवर्ड, जब डायोड फॉरवर्ड में होता है तो क्या होता है कि एनोड आपूर्ति के धनात्मक टर्मिनल तथा कैथोड आपूर्ति के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। कंडीशन क्या होता है कि डायोड दो कंडीशन होता है, एक होता है आपका फॉरवर्ड बाइस में और दूसरा होता है रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है कि डायोड को जब पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव से जोड़ देता है, मतलब पॉजिटिव सीधा पॉजिटिव से और निगेटिव निगेटिव से जोड़ देगा, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, डायोड क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस में, और उस कंडीशन में धारा का प्रवाह होता है। और जब इसी डायोड को व्युत्क्रम जोड़ दिया जाता है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को निगेटिव से, तो यह क्या हो जाएगा आपका रिवर्स बाइस में, और इसमें धारा प्रवाह नहीं होता है। और यह जब विपरीत पोलरिटी होगा तो वह रिवर्स बाइस में होगा, और जब सेम पोलरिटी होता है तो फॉरवर्ड बाइस में होता है। और यहाँ पर दोनों के लिए डायोड का परिभाषा होता है कि टू टर्मिनल वाली ऐसी युक्ति जिसमें हमेशा धारा का प्रवाह पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं होता है। यहाँ पर क्या होगा, एनोड यानी पॉजिटिव और धनात्मक टर्मिनल से, और कैथोड निगेटिव निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, ये किस में होगा, फॉरवर्ड बाइस में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है कि ओ एम एम्पलीफायर के लिए, यहाँ पर ओ एम मतलब इसका है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए सी एम आर आर, सी एम आर आर और आंतरिक लब्धि ए डी इजक्वल टू 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 है। कितना है, 10 का पावर 3 है। तो आपको बताना है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कॉमन मोड एसीएम, कॉमन मोड लब्धि का निर्धारण करें। कॉमन मोड कॉमन मोड लब्धि का निर्धारण करें। क्या होगा इसमें, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर एक होगा, इसलिए देखिए सी एम एम आर, और यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कॉमन मोड की जो लब्धि होती है, जो गेन होता है, वह आपका होता है एक, ठीक है। 10 टू दी पावर 3 और 10 टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, आप इसका डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगला दिया है कि नेटवर्क, यहाँ पर दिया है कि कपलिंग नेटवर्क यूज, कपलिंग नेटवर्क यूज, कपलिंग नेटवर्क यूज इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एज कपलिंग एलिमेंट्स, कपलिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग,
और इम्पीडेंस कपलिंग नेटवर्क, इम्पीडेंस कपलिंग नेटवर्क। तो ये आपका होता है कि प्रतिबाधा युग्मन, ठीक है, इम्पीडेंस कपलिंग नेटवर्क होता है। और यहाँ पर कपलिंग नेटवर्क इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस यानी सी, आरसी युग्मन, आरसी युग्मन, आरसी कपुल्ड, तो आपका होता है प्रतिबाधा युग्मन से। इसका प्रतिबाधा यूनिट आपका ओम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रतिबाधा युग्मन, ठीक। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आरसी कला विस्थापन दोलित्र, आरसी कला विस्थापन दोलित्र और वेन ब्रिज दोलित्र आपेक्षिक आवृत्ति की तरंग उत्पन्न करने के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला है। तो साइन वेव क्या होता है, साइन वेव के लिए, साइन वेव के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्युत नेटवर्क एक आवृत्ति क्षेत्र के में कला पश्चता और दूसरे आवृत्ति क्षेत्र में कला अग्रता यानी फॉरवर्ड उत्पन्न करता है। यहाँ पर दिया है कि विच इलेक्ट्रिकल नेटवर्क प्रोड्यूस ए फेज लैग ऑन फ्रीक्वेंसी रीजन एंड द फेज लीड एट अनदर फ्रीक्वेंसी रीजन। तो लीड लैग नेटवर्क किसमें होता है, लीड लैग नेटवर्क में, लीड नेट पश्च अग्र नेटवर्क में होता है, ठीक है, अग्रता पश्च नेटवर्क, इसके लिए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरादंती जनित्र को सबसे उत्तम वर्णन करता है। इसका दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब आर द शॉर्ट टूथ जनरेटर। शॉर्ट टूथ जनरेटर क्या होता है कि गैर ज्यावक्रीय तरंग रूप, जहां तरंग रूप शून्य से बढ़कर के उच्चतम स्तर तक पहुंच जाती है और फिर शून्य तक गिर जाती है, शून्य तक क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म द, नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म इंक्रीज फ्रॉम जीरो रीच मैक्सिमम एंड ड्रॉप टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसिव फिल्टर इज मेड ऑफ पैसिव एलिमेंट लाइक। देखिए पैसिव एलिमेंट जो होता है वो आपका कैपेसिटर होता है और रेजिस्टेंस और इंडक्टर, ये तीनों पैसिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। पैसिव एलिमेंट या 3 पैरामीटर, तो पैसिव एलिमेंट होते हैं, तो इसके लिए कौन सा होगा आपका कैपेसिटर। नेक्स्ट दिया है कि गिवन gives an alarm when fault happen and is installed in oil immersed transformer। देखिए दोष होने पर एक अलार्म देता है और तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में स्थापित किया जाता है। तो बुखोल्ज रिले क्या होता है, बुखोल्ज रिले, बुखोल्ज रिले होता है, ठीक है। इसका वीडियो हमने करीबन 85 क्वेश्चन सॉल्व कराया है, उसमें आप इसको देख सकते हैं, वहां पर बुखोल्ज रिले का पूरा फुल डिटेल मिल जाएगा आपको। इसका वीडियो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं वहां से। दिया है कि अंकीय रिले में ऑन और ऑफ अवस्था में द्विधारी यानी बाइनरी नंबर के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ऑन की स्थिति में 1 और ऑफ की स्थिति में 0 और बाइनरी नंबर 2 डिजिट का होता है, 2 अंकीय होता है, एक होता है 0 और 1। तो 1 होता है ऑन के लिए और 0 होता है ऑफ के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन के लिए 1 और ऑफ के लिए 0, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर में अभारित विशेषताओं, चुंबकीय विशेषताओं या खुली विशेषताओं को संदर्भित करने के सही तरीके का चयन करें। सही तरीके का चयन करें, ई नॉट अपान में ई एफ, ठीक है, फील्ड करें, ई नॉट अपान में ई एफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीरीज वाउंड जनरेटर, शंट जनरेटर एंड कंपाउंड जनरेटर आर एग्जाम्पल ऑफ ए डीसी जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड। क्या होता है? स्व उत्तेजित सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं। ठीक है, स्वयं उत्तेजित जनरेटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है, तो तीन तत्वों में से को निरावेशित माना जाता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन क्या होता है? यह उदासीन, इलेक्ट्रॉन का -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋणावेशित होता है, और प्रोटॉन धनावेशित +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, परमाणु सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 14। कितना होता है? 14, 2, 8, 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, और सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है? 4 और 14 इलेक्ट्रॉन, यानी परमाणु क्रमांक ही परमाणु क्रमांक ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यक्त करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यक्त करता है। तो कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक सेल जैसे शुष्क सेल, जैसे बीच में एक रॉड होता है जो कैथोड के रूप में कार्य करता है और इस पे रसायन पाउडर मिश्रण से घिरा होता है। तो देखिए, इसका भी वीडियो, ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया है। यहाँ पर कार्बन जो पॉजिटिव होता है कार्बन, और मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा होता है, और जो निगेटिव सिरा होता है वो आपके जस्ते का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वो रॉड आपका कार्बन का होता है। एक बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक घटक जैसे प्रतिरोध, संधारित्र, प्रतिच्छेदन होता है, उसे क्या कहा जाता है? नोड। किस नाम से जानते हैं? नोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या होता है ये? नोड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर दिया है कि एक विद्युत नेटवर्क का प्रकार है जो अध्यारोपण सुपरपोजिशन थ्योरम होता है का पालन नहीं करता है, और साथ ही परिपथ में प्राचलों के मान विभिन्न कारकों जैसे धारा, वोल्टेज इत्यादि के आधार पर बदलते रहते हैं। देखिए, आपका एज इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क टाइप विच द डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम एंड आल्सो द सर्किट पैरामीटर वैल्यूज चेंज द डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर लाइक करंट, वोल्टेज। तो देखिए, अरैखिक नेटवर्क नॉन लीनियर नेटवर्क होता है। ठीक है, नॉन लीनियर, और एक होता है बायलेटरल, या इसको बायलेटरल और द्विदिशीय भी बोलते हैं, और ये एक्टिव नेटवर्क होता है, और पैसिव नेटवर्क और नॉन लीनियर नेटवर्क। तो इसके लिए ऑप्शन आपका होगा अरैखिक नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्ह का उपयोग आश्रित ऊर्जा स्रोतों एवं नियंत्रित वोल्टेज स्रोत जिनका उपयोग कई विद्युत उपकरणों के लिए एक तुल्य विद्युत स्रोत के रूप में होता है, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। हीरा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है इसको याद ही रखना पड़ेगा, इसको सब याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम में प्रयुक्त सूत्र जो विभवांतर धारा तथा प्रतिरोध के बीच संबंध रखता है, तो होता है I=V/IR, और I का मान निकालेंगे तो हो जाएगा V/R। तो ये डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पर एक टेस्ला किसके बराबर होता है? तो एक ही के बराबर होगा, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक टेस्ला वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और यहाँ से फाई बी ए होता है। जब इसका मान निकालेंगे बी, तो इसको टेस्ला या फाई/A, फाई फ्लक्स यानी इसका मात्रक होता है वेबर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, और इस जो भी वीडियो में जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट